नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड होम्योपैथी डे। होम्योपैथी डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 10 अप्रैल को हर साल होम्योपैथी डे मनाया जाता है और ये क्यों मनाया जाता है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा और कुछ बातें भी करूंगा। तो चलिए कुछ आपको जानकारी भी दूंगा होम्योपैथी से रिलेटेड। तो ज़रूर ये वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही काम की वीडियो है। और ख़ासकर अगर आप होम्योपैथी में इंटरेस्टेड हैं और आपको होम्योपैथी की शुरुआत के बारे में जानना है, इसके लॉजिक के बारे में जानना है, मैं डॉक्टर विक्रम आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू कर। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है, वहाँ पर जाके आप मैसेज कर सकते हैं। कई बार दोस्तों मैसेज सेक्शन में फेक अकाउंट से मेरा फ़ोटो लगा के कई बार मैसेज आते रहते हैं। तो अगर आपके पास कोई मैसेज सेक्शन में यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम में, कहीं पर भी आपको अगर मैसेज आए, वहाँ पर मेरी फ़ोटो लगी हो और ऐसा लिखा हो कि इस नंबर पे आप संपर्क करें, इस नंबर पे आपको दवा मिल जाएगी, इस नंबर पे आपको डॉक्टर विक्रम मिल जाएंगे, ये टेलीग्राम आईडी है, इस नंबर पे जाके आप संपर्क करें या इतना पैसा आप दे दें, तो ये सब चीज़ें फ़ेक हैं और आप फेक अकाउंट से ज़रूर बचें और बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड ना करें। आप सिर्फ मुझे ईमेल ही कर सकते हैं, मैं कोई ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं देता हूं और ना ही कोई ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन देता हूं। तो चलिए सिर्फ मैं एजुकेशन जानकारी देता हूं। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, 10 अप्रैल होम्योपैथी डे, होम्योपैथी का दिन। दोस्तों, ये क्यों मनाया जाता है? होम्योपैथी के फाउंडर, होम्योपैथी के जनक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिच सैमुअल हैनीमैन, उनका जन्म 10 अप्रैल और 11 अप्रैल की रात में, मतलब 10 अप्रैल की रात में हुआ था। और कई लोग बोलते हैं कि 11 अप्रैल मतलब सुबह, मतलब 12 बज गए थे तो 11 अप्रैल हो गया था, और कई लोग बोलते हैं कि 11 बजे हुआ था, मतलब 10 अप्रैल थे। तो रात को 11 या 12 के बाद उनका जन्म हुआ था। 10 अप्रैल 1755 में मेसन नाम के छोटे से टाउन में। दोस्तों, वो क्रिश्चियन गॉटफ्राइड हैनीमैन और जोहाना क्रिश्चियन के तीसरे सुपुत्र थे। और क्रिश्चियन गॉटफ्राइड हैनीमैन मोस्टली एक पोर्सेलिन पेंटर थे और जिस घर में उनका जन्म हुआ था वो कॉर्नर हाउस नाम से जाना जाता था। ये जर्मनी का बहुत उस समय छोटा सा टाउन था और वो बहुत ही ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन अपने घर पे ही ली। सेकेंडरी और टर्शरी एजुकेशन के लिए वो स्कूल गए। स्कूल उनके टाउन में ही था और स्कूल का नाम था लैटिन टाउन स्कूल, जिसे प्रिंसेस स्कूल प्यार से बोला जाता था। वहाँ वो पढ़े। उसके बाद वो 1775 में लिप्जिग यूनिवर्सिटी गए, जहाँ पर उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की, लेकिन एमडी की डिग्री उन्हें अर्लंगन यूनिवर्सिटी से मिली। दोस्तों, उनकी पहली मैरिज 17 नवंबर 1782 में हेनरेटी कुशलर से हुई और डिग्री लेने के बाद सिर्फ 3 साल ही लगभग उन्होंने प्रैक्टिस की, 1781 से लेकर 1783 तक। और इसी बीच उनकी शादी भी हो गई। और उसके बाद एक्चुअली में अब लॉजिक की बात करते हैं। ये तो उनकी एक लाइफ जर्नी हो गई और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया, लेकिन मैं अब क्या सोचता हूँ डॉक्टर हैनीमैन सर के बारे में वो मैं बताता हूँ। और मुझे समझ में आया कि उन्होंने जो 3 साढ़े 3 साल की जो प्रैक्टिस की, उस समय के समय में जो एलोपैथिक प्रैक्टिस होती थी बहुत ही ज़्यादा ख़राब वो प्रैक्टिस होती थी। और अब एलोपैथी बहुत आगे हो गई है, उसमें सर्जरी भी हो गई। उस समय इनिशियल स्टेज में सर्जरी थी, बहुत सारे पेशेंट ऑन द टेबल उनकी डेथ हो जाती थी और बहुत सारे पेशेंट के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं था। ना बैक्टीरिया के बारे में पता था, ना वायरस के बारे में पता था, ना मॉलिकुलर साइंस के बारे में कुछ जानकारी थी। तो एक्चुअली में डॉक्टर हैनीमैन जीनियस थे। हालांकि जीनियस सब थोड़ा सा कम पड़ जाएगा उनके लिए। वो बहुत बड़े विचारक थे और आगे की सोच रखने वाले थे। वो उन्होंने एक्चुअली में ये देखा कि ये मेडिसिन से
बहुत ज़्यादा सही से ट्रीटमेंट उस समय जो एलोपैथी था, उस समय की जो एलोपैथी से प्रॉपर सही से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। और इसलिए फिर उन्होंने सोचा कि यार जब सही से नहीं हो पा रहा है तो मैं क्यों करूं। तो फिर उसके बाद वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट करना छोड़ दिया, और जो उन्होंने डिग्री की थी वो वहीं पर उन्होंने उसको गिव अप कर दिया। उन्हें लगभग 12-13 लैंग्वेज आती थी, और वो लैंग्वेज आने के कारण बुक ट्रांसलेट करने लगे। बहुत सारी लैंग्वेज की बुक को ट्रांसलेट करना होता था, खासकर लैटिन से जर्मन में ट्रांसलेट करना होता था, लैटिन से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता था, और अलग अलग लैंग्वेज में उसे बुक्स को वो ट्रांसलेट किया करते थे, और उसी से वो अपनी जीविका चलाया करते थे। इस बीच उन्होंने एक बुक पढ़ी और उसे वो ट्रांसलेट कर रहे थे। पढ़ने के बाद उनके पास एक काम आया, और उस बुक को ट्रांसलेट करने का काम आया, तो उन्होंने वो बुक पढ़ी। जब वो ट्रांसलेट कर रहे थे, वो बुक मेडिसिन से ही रिलेटेड थी एक्चुअली, कि एक तरह की फार्माकोपिया जैसी वो बुक थी, और उसमें लिखा था कि सिंकोना वार, जिसे हम होम्योपैथी में चाइना या सिंकोना ऑफिसिनालिस भी बोलते हैं, वो मलेरिया को, उस समय वो मलेरिया के लिए मेडिसिन था। और अभी भी आजकल जो क्विनीन और उसके अलग अलग फॉर्म्स जो आते हैं मलेरिया को एलोपैथी में ट्रीटमेंट करने के लिए, वो एक्चुअली में उसी से होते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहले सिंकोना का यूज़ किया जाता था, सिंकोना बार का यूज़ किया जाता था मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। लेकिन डॉक्टर ने, जिन्होंने वो बुक लिखी, उन्होंने ये लिखा कि सिंकोना चाइना ऑफिसिनालिस इसलिए मलेरिया को ठीक कर पा रही है क्योंकि वो कड़वी है। आप जानते हैं कि सिंकोना कड़वी होती है, और उन्होंने सिर्फ एक ही उसका दिया कि बस सिर्फ कड़वी है इसलिए वो मलेरिया को वो ठीक कर पा रही है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं था, और यही चीज़ डॉक्टर हैनीमैन ने भी समझी, और उन्होंने समझा कि ये सिर्फ एक कारण नहीं हो सकता है, कारण कुछ और होगा। और उस कारण को जानने के लिए अब उनके पास एक ही चारा था कि सिंकोना को वो खुद यूज़ करके देखें, वो खुद लेके देखें कि उसे लेने से होता क्या है। जब उन्होंने सिंकोना ली, जब उन्होंने वो मेडिसिन ली, तो उन्हें ये पता चला कि यार उस तरह के, जैसे मलेरिया में बुखार आती है, हाथ पैर में दर्द होता है, ठंडी लगती है, तो वैसे ही लगभग सिम्टम्स उन्हें देखने को मिले अपने अंदर। फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा और सोचा और समझा, और कुछ मेडिसिन्स और प्रूव की, और उसके बाद उन्होंने 1796 में एक मेडिकल जर्नल पब्लिश किया, और उसमें उन्होंने ये बताया कि कोई भी मेडिसिन अगर वो किसी बीमारी को ठीक कर रही है तो वो इसलिए ठीक कर पाती है क्योंकि वो मेडिसिन उसी तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस कर पाती है, और यहीं से होम्योपैथी की शुरुआत हुई। तो 1796 ये साल आप याद रखें, इस साल से शुरुआत हुई थी होम्योपैथी की, और धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन प्रूव की, और उसके बाद वो मेडिसिन देने लगे। वो मेडिसिन उन्होंने अपने नए पेशेंट्स को देने लगे, क्लिनिक भी वो इधर से उधर चेंज करने लगे। हालांकि शुरुआत में, क्योंकि हर जो व्यक्ति फ्यूचर को देख सकता है, जो व्यक्ति भविष्य को देख सकता है, उस व्यक्ति का क्या बोलते हैं, उस समय पे उतना मोल नहीं होता, कुछ समय बाद ही उसका मोल होता है, और वही चीज़ उनके साथ भी हुई। लेकिन वो उनके लिए अच्छा ही था, क्योंकि वो उसके कारण उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन प्रूव की, और प्रूव करने के बाद वो मेडिसिन उनको लिखने का समय मिला, और उन्होंने वॉल्यूम्स ऑफ मटेरिया मेडिका, मतलब बहुत सारी बुक मटेरिया मेडिका की उन्होंने लिखी, जिसमें अलग अलग मेडिसिन उन्होंने प्रूव करके लिखी। इसके साथ साथ वो अपने कुछ साथियों को और कुछ स्टूडेंट्स जो रहते हैं, जो बहुत क्यूरियस रहते हैं चीज़ों को सीखने के लिए, तो ऐसे ही कुछ उनके स्टूडेंट बन गए, कुछ लोग उनके साथी बन गए, और वो भी होम्योपैथी पढ़ने लगे। इसके बीच में उन्होंने ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन, मतलब होम्योपैथी को आपने तो मटेरिया मेडिका तो पढ़ ली, लेकिन होम्योपैथी को आप कैसे यूज़ करेंगे, उसके रूल्स क्या होंगे, तो ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन उन्होंने बताया कि होम्योपैथी के रूल्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन में उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस भी अपने शेयर किए। ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन के उन्होंने 6 एडिशन लिखे। 5 एडिशन दोस्तों जब वो दुनिया में थे तब
वो एडिशन पब्लिश्ड हुए, लेकिन एक एडिशन जब फाइनल जो 6th एडिशन है वो एडिशन बाद में पब्लिश्ड हुआ, जब वो चले गए उसके बाद पब्लिश्ड हुआ। और वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो एक्चुअली में जब उन्होंने मियाज़्म के बारे में बताया, तो मियाज़्म के बारे में जब उन्होंने जानकारी दी कि डिसीज़ कैसे होती है, तो उसके पीछे उन्होंने बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी दोनों ही बताई। हालांकि वो उन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला, उस समय वो शब्द नहीं था, बैक्टीरिया और वायरस जैसा कोई शब्द नहीं था उनके समय पे, लेकिन उन्होंने मियाज़्म शब्द का उपयोग किया। और उस मियाज़्म शब्द को अगर आप अच्छे से समझेंगे, उसके लॉजिक को समझेंगे, तो आपको बैक्टीरियोलॉजी और वायरोलॉजी उसके पीछे समझ में आएगी। तो वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत आगे की सोच रखते थे, बहुत आगे की फ्यूचर देखने वाले व्यक्तियों में से एक थे। और उन्होंने फ्यूचर ही लिख दिया था अपने ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन और मटेरिया मेडिका में। अब धीरे धीरे वो फ्यूचर जो है उनके जाने के बाद वो होम्योपैथी जो उन्होंने अपने प्रेजेंट में जो फ्यूचर लिखा था, तो वो धीरे धीरे बढ़ने लगी, क्योंकि वो उन्होंने लिखा ही इतना अच्छा था, उन्होंने उस चीज़ को डिस्कवर इतने अच्छे से किया था। उन्होंने एक फ्यूचर बना के गए थे और वो फ्यूचर अभी भी चल रहा है और आगे भी फ्यूचर तक वो होम्योपैथी चलती रहेगी, क्योंकि उसका बुनियाद, उसका नींव बहुत मज़बूत है। और एक ऐसे व्यक्ति ने उस नींव को बना के गया हुआ है जो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक था, बहुत ही आगे की सोच रखने वाला था। और मेरे हिसाब से वो जीनियस से ऊपर था। मतलब जीनियस सब थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है। होम्योपैथी में बस थोड़ा सा एक चीज़ अभी तक रुकी हुई है कि जहाँ पर हैनीमैन सर ने छोड़ा था हम वहीं पर स्टिक हो गए हैं। थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, बहुत थोड़ा सा, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत आगे बढ़ने की ज़रूरत है और रिसर्च की ज़रूरत है। और जैसे एलोपैथी में जो रिसर्च होता है वो होम्योपैथी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें बहुत अच्छी शुरुआत मिली थी, हमने बहुत अच्छा पिकअप भी किया है, लेकिन उसे स्पीड गेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी भी चीज़ को स्पीड गेन करने के लिए आपको हर चीज़ इनोवेटिव करना पड़ता है। पुरानी वाली जो गाड़ी रहती है वो 60 की रफ़्तार में चलती थी, आज की गाड़ियाँ 130 140 की रफ़्तार में चलती हैं। तो थोड़ा सा इनोवेशन वहाँ भी आया है, थोड़ा सा, हालांकि इनोवेशन होम्योपैथी में भी आया है, लेकिन और इनोवेशन की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। और ये हो रहा है अभी 10 सालों में तो काफ़ी हुआ है। और मेरे हिसाब से होम्योपैथी इंडिया में, भारत में बहुत इनोवेटिव, बहुत आगे इनोवेशन के साथ, बहुत एक्सपीरियंस के साथ, एक्सपेरिमेंट के साथ और लॉजिक के साथ आगे बढ़ रही है। और ये बढ़ती रहेगी और भगवान करेगा तो बहुत आगे जाएगी। तो इसी विचार के साथ मैं ये आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दीजिए, ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।